Students, today we are going to start new chapter of chemistry and the name of chapter is polymer. Polymer is a important chapter for BSc last semester, I mean 6th semester. So ये सिलेबस है पॉलीमर चैप्टर का, इसमें क्या क्या हम लोग को BSc में पढ़ना है, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलीमर का इंट्रोडक्शन. पॉलीमर क्या होता है, व्हाट इज़ पॉलीमर. सो पॉलीमर क्या है, व्हाट इज़ पॉलीमर. पॉलीमर आर डिफाइंड as high molecular mass macromolecules which consist of repeating structural unit derived from the appropriate monomers. ठीक है. सो पॉलीमर क्या होता है. जब भी केमिस्ट्री में हम लोग कोई रिएक्शन लिखते हैं तो लेफ्ट साइड हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट को एंड राइट साइड हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं. रिएक्टेंट में या तो एक भी रहता है या दो भी कंपाउंड होता है, या तो सॉल्यूट रहेगा या सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों रहता है रिएक्टेंट साइड. एंड प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट होता है या दो प्रोडक्ट भी हो सकता है, बाई प्रोडक्ट भी हो सकता है. बट पॉलीमर में क्या है, एक ही रहता है रिएक्टेंट जिसको हम लोग मोनोमर के नाम से जानते हैं, और एक ही प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग पॉलीमर्स के नाम से जानते हैं. बट पॉलीमर होता है क्या, इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है. और इसमें क्या है, इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है मतलब मोनोमर जो है वो क्या होता है, रिपीट होते रहता है. ये होता है कैसे वो हम लोग देखते हैं. सपोज़ एक हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं, हम लोग एक रिएक्शन देखते हैं. सपोज़ इथीन मोनोमर. इथीन ये कौन सा फैमिली का मेंबर है, तो एल्कीन क्या होता है, डबल बॉन्ड. सो इथीन का फॉर्मूला CH2 C2H4 होता है. तो हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे N मतलब N टाइप्स मोल्स रहेगा, जितना भी मोल्स हो सकता है. सो जब इसको हम लोग पॉलीमराइजेशन करते हैं, हीट देते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो बॉन्ड ब्रेक होता है. और एक बात, पॉलीमर हमेशा डबल या ट्रिपल बॉन्ड में ही होगा, सिंगल में नहीं, क्योंकि जब हीट देंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा. उससे क्या होगा, ये स्ट्रक्चर लंबा होते जाएगा और पॉलीमर में कन्वर्ट होगा. अगर ये सिंगल बॉन्ड रहा, आई मीन एल्केन रहा, तो एल्केन में तो एक ही बॉन्ड होता है, तो एक ही बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा तो वो फिर और ब्रेक नहीं हो सकता है. सो उसका रिपीट अगेन एंड अगेन मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकता है. ओके. सो पॉलीमर जो है वो हमेशा पॉलीमर क्या है, वो हमेशा डबल या ट्रिपल बॉन्ड में ही पॉसिबल है. सो यहाँ पे हम लोग जैसे डबल बॉन्ड करते हैं, हीट देते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा. तो जैसे ये डबल बॉन्ड है, तो इसका डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम लोग बनाना चाहें तो यहाँ पे अगर हम रफ में कर रहे हैं तो ये ऐसा रहा CH, यहाँ पे सिंगल, फिर यहाँ फिर CH फिर H. तो इसका कार्बन का तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4. तो इसका तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन. तो जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हटेगा, ये कार्बन का एक और ये कार्बन का एक. वही यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक बार में हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं लाएंगे, हम लोग इंटरमीडिएट स्टेज इसको बोलते हैं, इसमें हम लोग जाएंगे. तो एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुआ है ना, दो बॉन्ड में एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा, या इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन. एक बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बनते हैं एक बॉन्ड. और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल. अब जब इसमें पॉलीमराइजेशन होता है तो ये क्या होता है, अब ये क्या हुआ, जब ये गया तो ये क्या है, ये फ्री रेडिकल मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये किसी और दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. और ये जो है फ्री रेडिकल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है. फिर प्लस, फिर अब ये जो है इसको इंटरमीडिएट, ये जो है यही है, ठीक है, ये जो है ये है, ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है. ओके. अब ये फिर से जब ये ये आपने में ब्रेक करेगा इथीन, फिर यही बात होगा, फिर यही बनेगा. तो ये एक फिर एक आया, तो ये जो फिर से आएगा, फिर जो ब्रेक होगा, तो फिर ये कुछ ऐसा ही बनेगा. तो ये और ये एक हो जाएगा, और इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो फिर क्या है, यही बनते जाएगा, और ये रिपीटेड अगेन एंड अगेन, और ये क्या है हमारा लॉन्ग फॉर्म में लॉन्ग चेन ये बनते जाता है. फिर क्या होगा, फिर ये एल्कीन इथीन है, ये ब्रेक होगा, फिर रेडिकल बनेगा, फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, फिर इसमें ऐड करते जाओ, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. हम लोग पॉलीमर में जब आगे टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें एडिशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, और बहुत सारा उसका हम लोग रिएक्शन कैसे हो रहा, फ्री रेडिकल केटायनिक एनायनिक रिएक्शन कैसे हो रहा है, रिएक्शन के थ्रू फ्री रेडिकल बन रहा है, केटायन क्या है, एनायन क्या है, वो सब हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे. बट अभी हम पहले इंट्रोडक्शन क्लियर कर रहे हैं. वैसे ये बता देते हैं कि ये जो है, ये जो एग्जाम्पल दिया ये एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. तो एडिशन मीन्स ऐड होते जाएगा. तो फिर जैसे ये बना, फिर इसको हम लोग फिर से इथीन लेंगे, उसको हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, हीट करेंगे, तो फिर वो यही बात आएगा. तो
मतलब ये आया, और ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड और फिर दूसरा का सिंगल बॉन्ड ऐड हो गया, इसके साथ जुड़ते गया, ऐड होते जाए, लिंक होते गया, कनेक्ट होते गया, फिर ये आया तो फिर यही वाला बात बना, फिर ये सिंगल बॉन्ड, इसका एक सिंगल बॉन्ड लास्ट का जो बॉन्ड है ये इसके साथ कनेक्ट होते होते ये क्या लंबा होते गया, बनते गया, ये क्या लॉन्ग चेन बनते गया, और यही क्या हो गया, इसी को हम लोग क्या करते थे, एन टर्म मतलब यही तो मिलते जाएगा हम लोग को, ठीक है। और इसका मतलब क्या, ये फिर से जब हीट टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, सो इसमें है क्या कि ये टेम्परेचर हीट प्रोवाइड करते जाएंगे, बॉन्ड हमारा ब्रेक करते जाएगा इसका इथीन का, और ये ओके क्लियर है। तो एक बार हम फिर से शॉर्ट में क्लियर कर रहे हैं। जैसे ये मान लो इथीन है, डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब है इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ बताए थे। तो ये फ्री रेडिकल है, तो ये फ्री रेडिकल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये जो फ्री रेडिकल है एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये किसी दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बना। अब अगेन फिर से एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, सो ऐड होते जाएगा, मान लो फिर से इसको हम टेम्परेचर हीट दे रहे हैं, फिर से ये होते होते यही बात आया, तो यही वाला चीज़ हमको फिर से 2 बार मिला, तो ये जो लास्ट का सिंगल है और ये जो दूसरा बार फिर मिला, तो ये और ये मिल के एक सिंगल बॉन्ड बना, और ये यहाँ पे आ गया, मतलब बोल सकते हैं कि CH2 और फिर ये आ गया, ठीक है। फिर ये हीट करेंगे, इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो फिर यही बनेगा, और फिर ये फर्स्ट वाला जो आएगा इसका लास्ट से ऐड होके ये होते जाएगा, मतलब कि ये जो है ये हमारा बनते ही जाएगा, ओके, और फ्री रेडिकल मिलते जाएगा उसी के थ्रू। इसलिए ये लास्ट में क्या है, इसलिए बोला जाता है रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ये रिपीट होते ही रहता है, ठीक है, रिपीटिंग स्ट्रक्चरल है ये यूनिट। और इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, एन फॉर एन टर्म तक, एन टाइम तक ये रिपीट होते जाएगा, कनेक्ट होते जाएगा, ऐड होते जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दैट इज अ पॉलीथीन। सिंपल है, मोनोमर के आगे पॉली लगा दो, प्रोडक्ट का नाम वही होता है। इथीन है तो पॉलीथीन, ये हुआ पॉलीमर, एंड ये हुआ मोनोमर। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, सपोज क्लोरोइथीन को हम लोग विनाइल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, विनाइल क्लोराइड, इसको हम लोग विनाइल बोलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को विनाइल बोलते हैं, Cl लगा दिए तो क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, ओके। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये विनाइल है, और जहाँ Cl लगा है तो विनाइल क्लोराइड, या क्लोरोइथीन, डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन है तो ईथ, और डबल बॉन्ड है तो ईन, तो क्लोरोइथीन। तो जैसे क्लोरोइथीन, अच्छा एन टर्म क्यों करें, एन मोल है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग जैसे डाइबेंजोइल परऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब इसको हीट कर रहे हैं, तो ये याद ध्यान रखना कि मोनोमर में क्या होता है, सिर्फ डबल या ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, तो इसका भी एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, मतलब एक कार्बन का ये एक कार्बन का, तो यहाँ पे फिर वही बात हुआ। इसको अगर हम लोग और लिखना चाहें तो क्या भाई, ये इंटरमीडिएट स्टेज है, ये कुछ ऐसा होगा, CH2 और यहाँ पे Cl। फिर ये एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ये फिर से जब हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो ये फिर ब्रेक होगा, तो फिर यही वाला बनेगा, फिर एक बनेगा, तो कुछ ऐसा ही बनेगा, तो ये और इसका ये कनेक्ट होके एक हो गया, CH2 Cl, और ये ऐसे रहेगा, ठीक है। फिर ये आएगा, फिर इसको हीट देंगे, टेम्परेचर फिर यही बनेगा, और ये होते ही जाएगा, कनेक्ट होते ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एन टाइम तक होगा, सो एन लिखेंगे, और यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे देने का मतलब क्या है, ये दूसरा जब हीट करेगा तो उसके साथ ये कनेक्ट होके आगे जाएगा, दूसरा जो हीट करेगा उसके साथ कनेक्ट होके फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, और ये कनेक्ट होते होते ये रिपीट एंड अगेन होते ही रहेगा। तो इसका नाम है विनाइल क्लोराइड, ये है क्या है, इज़ अ मोनोमर, और ये क्या है, बस आगे में पॉली लगा देते, तो विनाइल क्लोराइड के आगे पॉली, तो पॉली विनाइल क्लोराइड इज PVC, और ये क्या है, दैट इज पॉलीमर, ठीक है। यही इंट्रोडक्शन, पॉलीमर क्या होता है, 2 एग्जाम्पल देके क्लियर कर दिए। मोनोमर क्या होता है, आगे हम लोग को बहुत कुछ देखना है कि कोपॉलीमर क्या होता है, क्योंकि कोपॉलीमर भी इसमें है, बट हम लोग स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज पॉइंट क्लियर करेंगे, ठीक है। सो ये तो इंट्रोडक्शन हुआ, इसके बाद हम लोग टाइप्स देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर हम लोग इसमें पॉलीडिस्पेरिसिटी इंडेक्स क्या होता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जैसे एडिशन हुआ, कंडेंसेशन जो अभी हम जस्ट बोले थे वो क्या है, इनिशियल का कितना टाइप्स है, फिर मैकेनिज्म देखेंगे, केटायन के थ्रू, एनायनिक के थ्रू, एंड फ्री रेडिकल जो अभी बताया ना, फ्री रेडिकल जब बॉन्ड टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज नोन एज फ्री रेडिकल, उसका मैकेनिज्म पूरा हम लोग देखेंगे कि 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, ठीक है। तो अब हम लोग, ये इंट्रोडक्शन था पॉलीमर का, व्हाट इज पॉलीमर, और 2 एग्जांपल देखिए क्लियर किए कि मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है। वैसे कोपॉलीमर ये सब भी हम लोग देखेंगे, बट रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, फिर जाके प्रिपरेशन पढ़ना है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड हुआ, पॉलीयूरेथेंस हुआ, और थर्मोप्लास्टिक, बोल सकते हैं थर्मो सॉफ्ट ड्रिंक हुआ, जैसे PVC जो अभी हम इंट्रोडक्शन में एक एग्जांपल देके क्लियर किए थे, उसी के बारे में जब 9th लास्ट टॉपिक है पॉलीमर का PVC, तो PVC जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में पूरा देखेंगे। अभी तो शॉर्ट में इंट्रोडक्शन में PVC का एक हम लोग क्या है कि रिएक्शन जो है वो हम लोग देख लिए कि भाई ये PVC है, ओके, ये PVC है,
बट जब हम लोग इसको जब पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में देखेंगे कि पीवीसी का क्या होता है, उसका रिएक्शन, उसका प्रॉपर्टीज़, कैसे उसको हम लोग रिएक्शन को लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे इलेक्ट्रॉन हटता है, आएगा, कैसे ऐड होगा, वो सब। फिर पॉलीथीन का भी अभी हम लोग शॉर्ट में सिर्फ इंट्रोडक्शन में एक पॉलीथीन का हम लोग देखें कि रिएक्शन, लेकिन जब पॉलीथीन 9th टॉपिक में हम लोग क्लियर करेंगे तो उसमें हम लोग स्टेप बाय और रिएक्शन के थ्रू पूरे डिटेल में देखेंगे कि पॉलीथीन क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, कैसे क्या होता है पॉलीथीन का रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उसके बाद मैकेनिज्म सब देखेंगे, एडिशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन का पूरा डिटेल देखेंगे। ओके, सो अभी सिर्फ पॉलीमर का इंट्रोडक्शन हुआ, 2 एग्जाम्पल दिए। अब स्टार्ट हम लोग करते हैं सेकेंड टॉपिक एंड थर्ड करेंगे हम लोग नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। व्हाट इज नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एंड व्हाट इज वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, पहले हम लोग थ्योरी रीड कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेन करना। द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, जिसको mn से डिनोट करते हैं, n फॉर नंबर, m फॉर मॉलिक्यूलर वेट, मेजरिंग सिस्टम रिक्वायर, सो mn इज डिनोटेड एज मॉलिक्यूलर एवरेज नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, n यहाँ पे नंबर के लिए रिप्रेजेंट किया गया, m फॉर मॉलिक्यूलर वेट। सो ये क्या है, द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट मेजरिंग सिस्टम मेज़र करता है, require counting the total number of molecules in a unit mass of polymer in irrespective of their shape or size. This means all molecules are treated equally. This kind of increasing system is required in cases where certain properties are dependent only on the number of molecules and not on their वेट और साइज, दीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ये होता है क्या। सो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, ये पॉलीमर का एक ऐसा मेज़र करने का सिस्टम है जो मॉलिक्यूल को ये मेज़र करता है उसका शेप या साइज का रिस्पेक्ट में पॉलीमर को। ठीक है, और वो इक्वली, इसका मतलब ये है कि जितना भी सिस्टम होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, वो इक्वली होना चाहिए। और ये क्या है कि जो इंक्रीजिंग सिस्टम में चाहिए, इसमें इंक्रीजिंग का मतलब यहाँ पे हुआ कि जितना नंबर ऑफ हम बोल सकते हैं कि मास जितना भी है मोनोमर का, आई मीन वेट, और जितना भी नंबर है वो इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टीज़ होता है ये डिपेंड करता है किस पे, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पे, और ना कि उसका साइज या वेट पे। ठीक है, सिर्फ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, कौन, mn। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे। सपोज़ n1 n2 n3 डॉट 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 होते होते ये जो n4 n5 ये सब है क्या, नंबर ऑफ़ क्या है, चेन बोल सकते हैं कि चेन लेंथ है पॉलीमर का। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल। एंड m1 m2 सब क्या है, तो ये क्या है, तो हम जान रहे ये यहाँ पे क्या है, तो मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक मास है। सो mn बार क्या होगा, n1 m1 नंबर ऑफ चेन लेंथ इनटू मास, मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट और मास होते जाएगा डॉट 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 बाय, और बाय क्या रहेगा, ये एक टाइप का रेशियो है, और बाय क्या रहेगा, जितना भी नंबर ऑफ़ चेन लेंथ है, चेन लेंथ का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स n1 प्लस n2 प्लस n3 होते जाएगा। सो mn क्या है, हम लोग जब भी प्लस करते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन आई के टर्म में रहता है, इंटीग्रेशन जान रहे हैं हम लोग, प्लस करते हैं, सम करते हैं, जब छोटा छोटा पार्ट रहता है मॉलिक्यूल्स का उसको सबका सम करते हैं तो टोटल हम लोग का मिल जाता है क्या, तो एवरेज बोल सकते हैं जो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे NiMi हो जाएगा बाय इंटीग्रेशन ऑफ Ni। आई क्या है, इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि n1 n2 n3 कितना भी नंबर ऑफ मोल्स, आई मीन चेन लेंथ है, वो तो हम लोग को पता नहीं है पॉलीमर या मोनोमर में। सो ये हो गया। सो mn अगर इसको हम लोग वर्ड के फॉर्म में लिखे तो टोटल वेट ऑफ द पॉलीमर, कितना वेट है पॉलीमर का, बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डाटा प्रेजेंट, मतलब कि कितना टोटल मॉलिक्यूल्स है, एन फॉर मॉलिक्यूल्स ना, मोल्स बोलो या मॉलिक्यूल्स बोलो या कंसंट्रेशन बोल सकते हैं या चेन लेंथ, तो वो कितना टोटल नंबर है। तो यही होता है क्या, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। अब एक क्वेश्चन इस पर आता है, नेट में भी आता है, CSIR में भी आता है, तो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब पॉलीमर हैज़ द फॉलोइंग मोलर मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 50 है एंड मोलर मास 5000 है, सेकेंड के लिए 75 है एंड 6000 इसका मोलर मास है। एंड मोलर मास, द यूनिट ऑफ मोलर मास इज ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल का मीनिंग है कि एक मोल में
5000 ग्राम है एंड मॉलिक्यूल्स 50 है। तो क्या होता है फॉर्मूला, तो जान रहे mn बार, इंटीग्रेशन हम जान रहे NiMi बाई Ni, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1 क्या है, ये N है ना, ये क्या हो गया, ये N हो गया, और ये क्या हो गया, ये M हो गया। तो N1 50, N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस, अगर ये 2 ही था, अगर ये 5 रहता, ये 2 डाटा है, अगर ये 5 डाटा रहता तो N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 प्लस N4 M4 प्लस N5 F5 होते जाता। तो Ni में क्या होगा, N1 M1 फार्मूला तो यही होता है, N1 M1 प्लस N2 M2 होते जाता है, बाय नीचे क्या होगा, N1 N2 होते जाएगा, ठीक है। आई मीन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, N1 क्या हो गया, तो N1 50 है, M1 क्या है तो 5000 है, प्लस N2 75 एंड M2 6000, और नीचे क्या रहेगा, N1 प्लस N2 50 प्लस 75, तो 50 प्लस 75 दैट इज़ 125, 50 इंटू 5000 25,000, ओके। यहाँ पे 50 इंटू 5000 करेंगे, 50 इंटू 5000 25 4 टाइम्स रहेगा 0, प्लस 75 इंटू 6000 करेंगे तो 45 4 टाइम्स 0 बाय 50 प्लस 75 125। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 5600 आई मीन 5600, ठीक है, 5600 ये हमारा आएगा। क्या आएगा, 5600 ये हमारा आएगा, बोल सकते हैं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ओके। तो ये हमारा आंसर होगा। तो कैसे फाइंड आउट हुआ, तो मान लो N1 N2 N3 क्या है, चेन लेंथ है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, M1 M2 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर मास है। तो Mn हम लोग डिनोट करते हैं मॉलिक्यूलर वेट, आई मीन जो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को, ठीक है, Mn हम लोग डिनोट करते हैं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस होते जाएगा, अगर और भी डाटा है तो N3 M3 प्लस N4 M4 प्लस N5 प्लस N6 M6 होते जाएगा, नीचे N1 प्लस N2 प्लस N3 N4 होते जाएगा। तो इंटीग्रेट करेंगे, छोटा छोटा इंटीग्रेशन क्या होता है, जब छोटे छोटे पार्ट को ऐड करके हम लोग उसका नेट टोटल हम लोग फाइंड आउट करते हैं उस डाटा को, तो इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करना मतलब उसको ऐड करना, सम करना। तो NiMi आई के टर्म में इंटीग्रेट करें बाय इंटीग्रेशन ऑफ Ni, और वर्ड में लिखना चाहेंगे तो टोटल वेट ऑफ द पॉलीमर, मॉलिक्यूलर वेट एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, जो कि यहाँ पे गिवन है। तो ये हमारा हो गया क्या, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर, आई मीन नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। इसके और नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो है उसके बारे में, ये तो फॉर्मूला के टर्म में था पूरा, ठीक है। और हम लोग थ्योरी अगर कुछ लिखना चाहेंगे तो थ्योरी हम लोग इतना लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट Mn जो है मेज़र करता है सिस्टम को, जो कि काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है यूनिट मास में पॉलीमर का, और किसका, तो शेप और साइज का इररेस्पेक्टिव मतलब शेप साइज का इररेस्पेक्टिव, मतलब कि उसको हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू उसके रिस्पेक्ट में नहीं देखते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा हो गया, और यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में भी बताया गया है क्या होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन वाला बात हो गया, ये 7-8 लाइन, एंड ये फार्मूला इसका हो गया, और कैसे हम लोग फार्मूला को क्लियर कर रहे हैं ये पूरा हो गया, और एक यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ओके।